हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपका आजकल हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके साथ साथ दोस्तों मैं आज से आपका जो उत्तराखंड लेक्चर का एग्जाम होने वाला है, तो जो उसका हमारे पास पार्ट 1 है, यानी जो क्या है आपका पैडागोगी है, तो आज से मैं पैडागोगी भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज है वो भी कंटिन्यू होगी, और साथ ही साथ हम क्या देखते रहेंगे, अपना जो हमारा पैडागोगी है उसका भी अध्ययन करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सिलेबस में अपना पहला टॉपिक हो गया है विश्वविद्यालय आयोग। तो हम बात करते हैं विश्वविद्यालय आयोग के बारे में, जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही पूरा हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ बचता है तो उसको हम कल करेंगे और आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय आयोग, तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई। 1948 और 49 में हुई थी। ठीक है। अब देखिए क्या, स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वह एक ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करे जो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दे। तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर की गई। तो किसकी सलाह पर की गई आपकी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, इन दोनों की सिफारिश पर ही आपकी विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि आपको अपने विश्वविद्यालय का स्तर ऊंचा उठाना है, तो आपको एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करनी पड़ेगी। अब देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद की सिफारिश पर आपकी किसकी नियुक्ति की गई थी, जो आपका विश्वविद्यालय आयोग है उसकी नियुक्ति की गई थी। अब देखते हैं हम नियुक्ति, है ना, कौन इसके अध्यक्ष थे या कौन कौन इसके सदस्य थे, इस चीज का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, इनके सुझाव पर, मानी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, उनके सुझाव पर भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। अब देखिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो कब हुई थी आपकी, 4 नवंबर 1948। आपको ये ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी आपकी, 4 नवंबर 1948 को हुई थी। अब बात करें तो इसके अध्यक्ष, कौन थे आपके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो भारत के क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति भी बने थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। तो वो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। अब हम देखते हैं इसके सदस्य कौन कौन थे, यानी जो हमारा विश्वविद्यालय आयोग था, विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे या सचिव कौन थे, इस तरीके के हम उनका अध्ययन करते हैं। देखो, जो विश्वविद्यालय आयोग था इसमें कुल कितने सदस्य थे, 10 सदस्य। अध्यक्ष सही कितने थे, 10 सदस्य थे। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इसके अध्यक्ष बने थे। और जो इसके सचिव थे वो कौन थे, निर्मल कुमार सिद्धांत जी इसके सचिव थे। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विश्वविद्यालय आयोग था उसके सचिव कौन थे, निर्मल कुमार सिद्धांत जी थे। और जो आपके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे। अब ये देखिए, जो 10 सदस्य थे, ये सदस्य भी दो तरीके से बटे थे आपके, है ना। दो तो ये हो गए आपके, है ना, कुल 10 थे, एक अध्यक्ष हो गया, एक सचिव हो गया। उसके अलावा कितने बचे आपके, जो 8 सदस्य थे। 8 सदस्य आपके दो तरीके से बटे थे, जिसमें 5 क्या थे, भारतीय सदस्य थे और 3 क्या थे आपके विदेशी सदस्य थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो विश्वविद्यालय आयोग था इसमें कुल कितने भारतीय सदस्य थे, तो कितने हो गए आपके, आप इस तरीके से बोल सकते हो 5 और 2 7। अगर आप अध्यक्ष और सचिव को भी ले लो तो वो भी भारतीय ही थे, तो 5 और 2 7, यानी इसमें कुल क्या थे, 7 भारतीय सदस्य थे और 3 विदेशी थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए हम देखते हैं कि इसके सदस्य थे कौन कौन, उनका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, जो अन्य सदस्य कौन कौन थे आपके, देखिए दो तो ये हो गए आपके, है ना। अगले थे जो भारतीय सदस्य थे, जो भारतीय 5 सदस्य जिनमें में एक तो कौन था हमारे पास, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है, जिन पे नाम पे बाद में आयोग भी बना था, मुदालियर आयोग, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। तो वो भी इसके सदस्य थे। कौन थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। दूसरे कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये भी हो गए भारतीय, है ना। और कौन थे भारतीय, डॉक्टर ताराचंद, मेघनाथ शाह और कर्म नारायण ढेल। ये सब कितने हो गए आपके भारतीय सदस्य, कुल 5 भारतीय, कितने हो गए आपके, 7 भारतीय सदस्य हो गए। कौन कौन से हो गए आपके, निर्मल कुमार सिद्धांत, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 हो गए, लक्ष्मण कुमार मुदालियर हो गए 3 हो गए आपके, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए आपके 4, डॉक्टर ताराचंद हो गए आपके 5, मेघनाथ शाह हो गए आपके 6 और कर्म नारायण ढेल हो गए आपके 7। यानी इसमें कुल अध्यक्ष और सचिव को मिलाकर कुल 7 भारतीय सदस्य थे। अब बचते हमारे पास 3 विदेशी सदस्य। तो 3 विदेशी सदस्यों को भी हम देख लेते हैं। पहले कौन है आपके पास, डॉक्टर आर्थर मोर्गन,
है ना। दूसरे कौन हो गए आपके पास, जेम्स डक, और तीसरा कौन हो गए, डॉक्टर जे, ठीक है, टाइग्रेट। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, विदेशी सदस्य हो गए। तो जो 3 विदेशी सदस्य थे आपको याद रखने हैं, एक तो जेम्स डफ हो गया और मॉर्गन हो गए और क्या हो गया, डॉक्टर जॉन जे। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये हो गया, आपको इन सदस्यों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन विदेशी सदस्य थे या निम्न में से कौन भारतीय सदस्य थे। ये आपको याद रखना है। अब देखो, यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन था, तो कौन था आपका, ठीक है, जो उच्च शिक्षा आयोग था वो आपका क्या था, या जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग भी बोल सकते हो। तो वो क्या था आपका, पहला स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। अब देखिए, आपको 2 चीजें फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको बताया था केब, है ना, कैब, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और दूसरा IUBE, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये फुल फॉर्म भी पूछी गई थी किसी एग्जाम में, तो इसलिए भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, ताकि आपको कभी आए तो आप उनको ध्यान रखिए। तो चलिए हम देखते हैं इस आयोग के उद्देश्य क्या थे एवं इसका कार्यक्षेत्र क्या क्या था। इन चीजों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आयोग का उद्देश्य तो आप समझ गए होंगे, है ना। क्या था, विश्वविद्यालय आयोग था, तो विश्वविद्यालय शिक्षा में इसका मतलब क्या होगा, इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा का क्या करना, उन्नयन करना, उन्नयन करने हेतु सुझाव देना। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सुझाव दिए या क्या क्या इसके कार्य क्षेत्र थे। देखो, देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना, यानी उच्च शिक्षा की जो उस समय गुणवत्ता थी उसको सुधारना और इसको किस तरीके से विस्तृत किया जाए उसके बारे में जानकारी देने हेतु ये आयोग आपका गठित किया गया था। आप देखते हैं, तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन कर उनके दोषों का पता लगाना, यानी उस समय जितने भी आपके डिग्री कॉलेज थे उनका अध्ययन करना और उनमें क्या क्या कमियां हैं उन कमियों को पता लगाना और उन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव देना। ठीक है, इनसे संबद्ध महाविद्यालयों के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में सुझाव देना। ठीक है, उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना। देखिए दोस्तों, जिसके आगे मैंने स्टार बना रखे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना भी क्या था, इसका एक क्या था, एक उद्देश्य था। अगली देखिए, उच्च शिक्षा के लिए उद्देश्य निश्चित करना, यानी जो भारत में उच्च शिक्षा दी जा रही है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, नौकरी परक होना चाहिए, है ना, या व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए या डिग्री शिक्षा होनी चाहिए, मतलब जो भी था उसका उद्देश्य निश्चित करना भी क्या था, इसका एक लक्ष्य था। अब हम बात करें उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुझाव हेतु सुधार हेतु सुझाव देना, शिक्षण स्तर को उठाने के लिए सुझाव देना। ये सारे इसके क्या थे, आपके उद्देश्य थे। अगला एक उद्देश्य देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, जो मैंने स्टार भी कर रखा है। तो देखते हैं इसका क्या है, उच्च शिक्षा के माध्यम की समस्या को अपनी सम्मति देना, उच्च शिक्षा के माध्यम की समस्या को। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई विवाद चलता रहता है कि हिंदी में होनी चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए, तो जो माध्यम को लेकर, यानी जो शिक्षा के माध्यम भाषा है उसको लेकर जो विवाद है उस पर अपनी सुझाव देना। अगला है उच्च शिक्षा में के प्राध्यापकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तों के संबंध में सुझाव देना, ये भी इसका क्या था, एक कार्य था। अब देखिए अगला, छात्रों में फैली अनुशासनहीनता को दूर करने का उपाय देना, ये भी क्या था, इसका एक उद्देश्य था। जो उद्देश्य जो मैंने आपके लिए स्टार कर रखे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आयोग का प्रतिवेदन, यानी आयोग ने किस तरीके से अपनी समस्या, मतलब जो तत्कालीन शिक्षा उच्च शिक्षा की समस्या थे उनको जाना और जानने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। अब देखिए, आयोग ने समस्याओं को दूर करने के उपायों के संबंध में एक प्रश्नावली तैयार की और उसे उच्च शिक्षा से संबंधित 1000 व्यक्तियों के पास भेजा, जिसमें से 600 लोगों ने क्या किया, जिसमें से 600 लोगों ने इसे भरकर वापस भेजा और दूसरा तरीके के तौर पर आयोग के सदस्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में गए। यानी इन्होंने समस्याओं को जानने के लिए 2 तरीके अपनाए। पहले तो इन्होंने क्या किया, एक प्रश्नावली तैयार की, यानी उस समय जो भी आपकी तत्कालीन विश्वविद्यालय में जो भी क्या थी आपकी कमियां थी या जो भी समस्या चल रही थी उन समस्या को लेकर उन्होंने कुछ प्रश्न तैयार किए, माना 100, 150, 200 जो भी प्रश्न तैयार किए और उन्हें 1000 व्यक्तियों से भेजा। किनसे भेजा, जो उच्च शिक्षा से संबंधित, यानी जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हो गए आपके, है ना, डीन हो गए, इस तरीके के लोगों को भेजा, 1000 व्यक्तियों को भेजा, जिनमें से क्या किया, 600 लोगों ने तो वो प्रश्नावली भरकर आपकी वापस भेजी। और दूसरा तरीका क्या था अपनाया इन्होंने, ये कहाँ गए, खुद इन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया, वहां के छात्रों से मिले, वहां के अध्यापकों से मिले और उसकी समस्या को जाना और उस पर अध्ययन किया, बाद में उस पर सुझाव दिया। अब देखिए, 25 अगस्त सन 1949 को 747 पन्नों की रिपोर्ट इन्होंने भारत सरकार को सौंपी।
यानी इन्होंने अपना कार्यकाल, यानी इन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई थी वो इन्होंने कब सौंपी? आपकी 25 अगस्त सन 1949 को कहाँ सौंप दी? भारत सरकार को सौंप दी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी, है ना, 4 नवंबर सन 1948 को, अभी मैंने बताया था, यानी 4 नवंबर सन 1948 को इसकी स्थापना हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को हुई थी। इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? 25 अगस्त सन 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। और कितने पन्नों की रिपोर्ट थी? और 747 पन्नों की रिपोर्ट थी। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आयोग के सुझाव और सिफारिश, यानी जब विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी जो भी समस्याएं थी उनको जान लिया, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए फिर इसने क्या करी? कुछ सिफारिशें की। उन सिफारिशों का हम अध्ययन कर लेते हैं। अब हम इन सिफारिशों को अलग अलग उसमें देखेंगे, यानी शिक्षा के प्रशासन के संबंध में, वित्त के संबंध में, किताबों के संबंध में, अध्यापकों के संबंध में, यानी इनको जो भी जितने भी स्तरों पर शिकायतें मिली उनको दूर करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से सुझाव दिए। अब देखते हैं पहला। ठीक है, पहला तो हम क्या देख रहे हैं? प्रशासन और वित्त को लेकर, यानी जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है और जो पैसा है ना, उसको लेकर इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की। ठीक है, पहले तो इन्होंने क्या, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। यानी आपको पता है जैसे कि जो हमारे पास 3 सूचियां होती हैं, एक क्या होती है हमारे पास? राज्य सूची, है ना, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, है ना। राज्य सूची में वे विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, केंद्र सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकारें कानून बनाती है, और समवर्ती सूची वे होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि जो उच्च शिक्षा उसको कहाँ रखा जाए? समवर्ती सूची। अर्थात जो उच्च शिक्षा है यानी विश्वविद्यालय शिक्षा है उसको लेकर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। अब देखिए उन्होंने कहा क्या, अगली चीज उन्होंने क्या की? केंद्र में उच्च शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। अब क्या होना चाहिए कि जो केंद्र है ना, वो उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करे, और राज्य क्या करेगा? इस नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था लागू करेगा। अब अगली चीज, आंतरिक प्रशासन हेतु विभिन्न समितियों का नियमित रूप से गठन और उनके अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करना। यानी आंतरिक प्रशासन, यानी विश्वविद्यालय में आपके जो भी दैनिक कामकाज होता है, उस कामकाज को चलाने के लिए विश्वविद्यालय के जो अंदर प्राध्यापक हैं उनके द्वारा ही अलग अलग कमेटियां बनी जाए और उनके कर्तव्य और अधिकार निश्चित कर दिए जाए कि हाँ आप ये चीज कर सकते हो, या कुछ समस्या आती है तो आप इस तरीके से उसका समाधान करोगे। तो ये भी किसने कहा? आपका विश्वविद्यालय आयोग ने कहा। आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा का भार केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से वहन करें। यानी जो वित्तीय भार है, यानी कुछ तो आपका केंद्र सरकार दे पैसा और कुछ कौन दे? आपका राज्य सरकार दे। आगे देखते हैं हम। ठीक है, विभिन्न मदों, भवन निर्माण, प्रयोगशाला, वाचनालय आदि व्यवस्था के लिए अनुदान दिया जाए, है ना। इन सब जो व्यवस्था करनी है इसके लिए क्या दिया जाए? आपको अनुदान दिया जाए। किसे दिया जाए अनुदान? ठीक है, स्कूलों, मतलब जो आपके उच्च शिक्षा संस्थान है उनको दिया जाए। अब दिखाएंगे, विश्वविद्यालयों के कार्यों में एक रूपता लाने और संबंध महाविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। तो जो आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या जिसको आप क्या बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने की सिफारिश किसने की थी? तो किसने की थी? आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा की गई थी। अब हम देखते हैं अगला जो सुझाव जिन्होंने दिया, विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन एवं संरचना के बारे में इन्होंने जानकारी दी, यानी कितने स्तर पर विश्वविद्यालयों में आपका शिक्षण कार्य होना चाहिए, किस किस तरीके का होना चाहिए। अब देखिए, उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों पर किया जाए, यानी जो आपके कौन थे? आपके राधा कृष्णन जी थे, यानी जो आपके कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष। तो उन्होंने क्या कहा कि जो उच्च शिक्षा उसको 3 भागों में बांटा जाए। पहला क्या आ गया आपका? स्नातक, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं? ग्रेजुएशन। फिर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और अनुसंधान जिसे आप बोलते हो रिसर्च। अब इन्होंने कहा जो स्नातक है वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 3 वर्ष का। और जो प्रास्नातक है वो 2 वर्ष का होना चाहिए, और जो शोध कार्य न्यूनतम 2 वर्ष का तो होना ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विश्वविद्यालय आयोग था उसने आपके जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसको 3 भागों में बांटा या 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो उन्होंने क्या बोला? कला शिक्षण, जिसको आप क्या बोलते हैं? कला संकाय यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट, दूसरे हो गए साइंस के सब्जेक्ट, और तीसरे हो गए आपके क्या? टेक्नोलॉजी यानी व्यवसायिक संबंधित, है ना। जैसे आपका क्या होगा? एमबीबीएस की डिग्री होगी, है ना, और क्या हो गया आपका बीटेक वगैरह हो गया, या आईटीआई, इस सब तरीके की जो भी हैं, मतलब जो आपके व्यवसाय या तकनीकी शिक्षा से संबंधित है उनको इस तरीके से उन्होंने आपके जो वर्ग थे उनको 3 वर्गों में विभाजित किया। चलिए हम आगे देखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को 6 वर्गों में विभाजित किया। तो आपके यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई जो विश्वविद्यालय आयोग था उसने शिक्षा को कितने वर्गों में बांटा? तो 3 वर्गों में। अब आपको जो व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा को उसने 6 वर्गों में बांटा। तो 6 वर्ग कौन कौन से? तो पहले कृषि की व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा वाणिज्य यानी सीए, चार्टर अकाउंटेंट वगैरह होगा जो, तीसरा इंजीनियरिंग एवं तकनीकी होगी, चौथा हो गया चिकित्सा,
पांचवा हो गया कानून और छठवां हो गया शिक्षक प्रशिक्षण। यानी उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा, तो कितने भागों में बांटा था, 6 भागों में बांटा था। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद अगली चीज, ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए और उनसे संबद्ध महाविद्यालय स्थापित किए जाए। अब देखिए जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनता है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी, तो किसने की थी, आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा आपकी ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमारा आगे भी बचा हुआ है, लेकिन अगर मैं एक ही दिन में बना दूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप कुछ समझ भी नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए आज हम इस तरीके करते हैं कि आज हम यहीं तक रखेंगे और कल हम इससे आगे देखेंगे जो आपका उच्च शिक्षा के उद्देश्य हो गए, है ना, और क्या क्या है आपका पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है, उच्च शिक्षा का माध्यम हो गया, ठीक है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक हो गए, छात्र कल्याण हो गया। ये जो चीजें बची हुई हैं इन चीजों का अध्ययन हम कल करेंगे और आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है वो निश्चित ही आपके काम आएगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपकी उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कर रहे होंगे। और हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पुराने क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो विगत वर्षों में आए हैं, जब हम इसको अपना पूरा कर लेंगे। तो आप आज यहाँ तक अध्ययन कीजिए, कल हम शुरू करेंगे आपके उच्च शिक्षा के उद्देश्य से। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप साथ ही साथ जो हमारे आप जीएस की तैयारी भी कर रहे होंगे तो हमने यहाँ पर आपके लिए उत्तराखंड जो प्राचीन इतिहास है उसके वीडियो भी बनाए हैं। थोड़ा बहुत आपके लिए क्या है, ज्योग्राफी की शायद पॉलिटी की वीडियो भी बनी है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।